नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जब से अमेरिका की सत्ता में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हर दिन कोई नया तमाशा हो रहा है। यह शब्द तमाशा कहना ठीक होगा, क्योंकि आज से पहले कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इसीलिए नहीं जाना गया था कि अचानक से सवेरे उठ के वो क्या कह देगा और दुनिया में क्या नया ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर दुनिया पर क्या हो रहा है, भारत के लिए क्या हो रहा है। पिछले कुछ वक्त में भारत का शेयर मार्केट जो गिरा है, क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का हाथ है? भारत अपनी डिफेंस की क्षमता के मामले में कहां पर खड़ा है? जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हो रही सारी हलचलों को आसान भाषा में समझने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सौभाग्य कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बड़ी खुशी है आपसे बात करने के लिए। तो हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी घटना घटी है सर, वो ये है कि कैमरे के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये आपस में लड़ते हुए नजर आए। और लग ही नहीं रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैमरे के सामने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसे लड़ाई लड़ सकता है, और जहां सारे के सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई पर बात उतर आई, वो भी कैमरे के सामने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। सही बात है आपकी, ये पूरे विश्व के सामने इस प्रकार से, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति अगर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही भनक जाए तो कुछ ना कुछ तो हुआ। बात ऐसी है कि यूएसए और रूस चाहते हैं कि ये लड़ाई को रुकनी चाहिए, लेकिन रूस जो है धीरे धीरे करके कहीं ऐसे ना हो जाए वो चीन के इसमें जा कर के मिल जाए, और फिर रूस, चीन और ईरान अगर ये तीन देश मिल जाते हैं तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो बिजनेसमैन है, और उनका पहला मकसद राष्ट्रपति बनने का यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मागा के लिए उनको जाने, और वो उस दृष्टि की ओर दें। अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो आपको देखेंगे कि रिचर्ड निक्सन के वक्त किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, चीन में जाकर के माओ से-तुंग से बात की, और मार्केट ओपन करने के लिए उन्होंने लगा अमेरिका को कि अगर चीन को हम अपने नॉर्मल व्यवस्था में लाएंगे तो चीन जिस प्रकार से जाना जाता है वो नहीं होगा, डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र होगा, तो नॉर्मल सब कुछ होएगा। वो नहीं हुआ। मतलब जो रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर ने सोचा उस वक़्त, और जिस प्रकार से पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, आना जाना और माओ से-तुंग से मिलना और ये सब पूरा, वो चीन आ गया। बट चीन ने एग्जिस्टिंग व्यवस्था को अपने स्वरूप में डाल करके अपने आप को उस मकाम पर ले गया कि आज अमेरिका को ही टक्कर दे रहा है। अगर ऐसी हालत में अगर अमेरिका को ये लगे कि सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग चीन के अंदर है, और टैरिफ्स लगाने के बाद भी जितना होगा कितना होगा उसका भी पता नहीं है, प्लस जिस प्रकार से ब्रिक्स जो है डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, तो ऐसे इसमें अमेरिका को लगा कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि चीन उस मकाम पर जा पहुँचे जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से अमेरिका बार बार बोल रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब हमारे से तेल खरीदो, हमारे से गैस खरीदो, मैं दूंगा सबको, चिंता मत करो, पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका आउट, हमें नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं। उधर आप देख रहे हैं कि रूस जो है 3 साल लड़ने के बाद सबको लग रहा था कि रूस के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो रूस तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा अपने आप को। वैसे कुछ भी नहीं हुआ। रूस जो है सैंक्शंस के बावजूद और तगड़ा हो गया। शुरू में जरूर झटका लगा थोड़े महीनों के लिए, और उसके बाद जिस प्रकार से चीन ने उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया। बिल्कुल, देखिए चीन ने तेल उठाया, भारत ने तेल उठाया, और जो व्यवस्था रूस की थी जो सोच रहे थे वो नहीं हुई। अमेरिका को लगा उस वक्त कि भारत ने तेल नहीं लेना था। अब भारत के रिश्ते यूक्रेन से भी अच्छे थे और रूस से भी अच्छे थे, और भारत कह रहा था हम किसी के साथ नहीं, हम तो हम अपना राष्ट्रहित देखेंगे, अपना राष्ट्रहित, और हम चाहते भी हैं पूरे विश्व भर में शांति रहे, हम शांति के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में। प्रधानमंत्री भी कहा बार-बार, पर कहीं ना कहीं ट्रंप को लगा कि वो जो डीप स्टेट की बात कर रहे थे, और उस डीप स्टेट के मद्देनज़र उन्हें भी लग रहा था कि ट्रंप को नहीं आना चाहिए
और एक रिपब्लिकन सरकार आ गई तो मुश्किल है डेमोक्रेट्स को चलने देना। वहाँ पे ट्रंप जिस प्रकार से एक, मैं अगर ओपनली कहूँ कि वाइट्स की एक प्रमुख सत्ता, मतलब वाइट्स जो है वो उसको कोई एक तरह से टक्कर नहीं लगनी चाहिए। व्हाइट सुप्रीमेसी, बिल्कुल, व्हाइट सुप्रीमेसी इज अ मस्ट। और उस सुप्रीमेसी को देखते हुए ट्रंप को लगा कि कहीं ना कहीं अगर अमेरिका को उस मकाम पर ले जाना है तो हमने या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर हो, एब्सोल्युटली हाई टेक्नोलॉजी हो, इस सब में आगे रहना चाहिए। तो चीन ने देखिएगा जाते जाते क्या किया, यहाँ पे चैट जीपीटी और वहाँ पे उन्होंने डीप सीक निकाल करके पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का $1 ट्रिलियन एक ही रात में, यानी कि चाइना हर उस चीज में आगे निकल रहा है जहां पर अमेरिका की बादशाहत हुआ करती थी। बिल्कुल। और आज की तारीख में चीन जो है तकरीबन 30 से 35% मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि लॉजिस्टिक्स, दुनिया की फैक्ट्री है चीन। अब उसको हिलाना, अगर अमेरिका ने ही अपना सारा आउटसोर्स चीन को कर रखा है, अमेरिका ने रीस्टार्ट करना है, अपना भी स्टार्ट करना है, अमेरिकन को भी नौकरियां देनी है, यकीन भी करना है कि अमेरिका उस मकाम पर, अब आप देखिएगा आज की तारीख में अमेरिका की इकॉनमी है तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर्स, उसका पर कैपिटा जीडीपी है $90,000। चीन का है आज की तारीख में तकरीबन $20 ट्रिलियन और जीडीपी है तकरीबन $15,000। हमारी तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी लगा लो, $2500 डॉलर हमारी। तो अगर हम 4 ट्रिलियन डॉलर से हम 8 ट्रिलियन डॉलर भी जाते हैं तो अपने को कम से कम, और कुछ नहीं, अगर नॉर्मल 6.7%, 6.5% से भी अगर हम ग्रो करेंगे तो हमको 10 एक साल लगेंगे। और आज 2025 है, आप 10 साल में आप अपनी इकॉनमी 4 ट्रिलियन डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर करेंगे। और उस वक्त वो कहाँ निकल जाएंगे? हाँ, आप ये सोचिए, चाहे हम 7.5% से ग्रो करें, हम 6.5% से ग्रो करें, वो 4% से भी ग्रो करे, 5% से भी ग्रो करे, 2% से भी ग्रो करे, वो जाएंगे, आगे ही जाएंगे, वो पीछे तो नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हो कि चीन $15,000 पर कैपिटा जीडीपी से वो 20,000 पे जाएगा। हम लोग 2,500 से उठ करके 4,000 के आसपास पहुंचेंगे, 4,500 पहुंचेंगे। हमारी आबादी प्रिज्यूमिंग की स्टेबल हो गई, समझ लो कि आबादी जितनी है आज की तारीख में उतनी ही रहेगी, 10 साल के बाद नहीं बढ़ेगी, ये सोच करके हम चलते हैं। तो अमेरिका भी अगर 2% पे भी ग्रो करता है, $30 ट्रिलियन से वो $35 ट्रिलियन भी होता है, उसकी जीडीपी देखो 90,000 बहुत बड़ा हो जाएगा पर कैपिटा जीडीपी। और वहां से वो कह रहा है मेरे को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इससे अमेरिका और क्या ग्रेट हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि शायद वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी जिक्र करना चाहते हैं कि हमें भी, अमेरिका को भी दुनिया से किसी कोने से लेने के लिए कोई चीज निर्भर ना रहना पड़े, सब कुछ अमेरिका में बने। अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे कि पूरा विश्व एक विलेज है, ग्लोबल विलेज है, हम एक दूसरे से कहाँ ग्लोबल, मतलब सबके सब प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं, मतलब मेरा सामान, मेरा सब कुछ मेरे यहाँ पे। और क्रिटिकल मिनरल्स आप देखिएगा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलाया उस डील के लिए कि जो मिनरल्स हैं यूक्रेन के अंदर वो दस्तखत करे, क्योंकि उन्होंने उन्हें तकरीबन 50 से 70 बिलियन डॉलर, उससे भी ज़्यादा लगाए हैं। और वो उसके लिए उनको फ़ायदा चाहिए, बिजनेसमैन है वो। अगर मैंने किसी को पैसे उस वक्त तो बोला नहीं, पर आज जब उन्होंने देखा, जबकि यूक्रेन का ही 20% क्रीमिया को छोड़ करके 20% ऑफ यूक्रेन वो तो रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और कौन सा एरिया ऑक्यूपाई किया है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका यूरेनियम है, आपका आयरन ओर है, आपका कोल है, आपका पूरा मैं कहूँगा व्हीट प्रोडक्शन, कॉर्न प्रोडक्शन, पूरा का पूरा, मतलब सब कुछ जो यूक्रेन का है वो तो इन्होंने पकड़ के रखा है। डॉनबास रीजन, आपका लुहांस, आपका ज़ैपोरिजिया, आपका खेरसोन, आपका सब कुछ आप देखते हैं कि रूस ने लिया। तो सर अब सवाल ये होता है कि भाई कैमरे के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में तो हो गई लड़ाई, अब यहां से आगे क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते थे कि भाई मैं जंग रुकवाना चाहता हूं, मैं सीज फायर चाहता हूं। अब ट्रंप जब ज़ेलेंस्की से नाराज हैं, ये सीज फायर का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर खुशी हो रही होगी किसी को तो पुतिन को, क्योंकि पुतिन को लग रहा होगा कि जंग रुक जाएगी। हम कितना भी कहें, कितना भी बड़ा देश रूस हो और कितना भी छोटा देश यूक्रेन हो, चाहे यूरोप में वो सबसे बड़ा गिना जा सकता है उसके क्षेत्रफल के मद्देनज़र, लेकिन 3 साल की लड़ाई में अगर रूस को
नॉर्थ कोरियन सैनिकों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है और कई एक होंगे, और यहाँ पर यूक्रेन को भी ज़बरदस्त चाहे कितने भी हथियार, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हथियार नाटो से, अमेरिका से, सब जगह से आते होंगे उनको, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की दिक्कत यूक्रेन को भी हो रही है। चाहे वो, मैं कहूँगा कि कर्स्क के इलाके में 200 स्क्वायर माइल का एरिया उन्होंने पकड़ के रखा है, जिसके लिए यूक्रेन को लगता है कि वो बार्गेनिंग टेबल के ऊपर रूस के साथ कुछ कर लेगा, पर रूस जो है मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस ने 3 साल से, चाहे शुरुआत में बहुत ज़्यादा एरिया लिया, धीरे धीरे करके अब सिर्फ 20% ऑफ यूक्रेन जो है अब रूस के पास है। क्रीमिया तो 2014 में ले लिया उन्होंने, और अभी जो 2022 से लेकर के 2025 तक जो बाकी जो 4 इलाके, लुहांस्क के, डोनेट्स्क के, जापोरिजिया के, खेरसों के, खार्किव में है, सूमी में है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत जो रूस ने लिया है। तो ये जो इलाका है रूस कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। ज़ेलेंस्की को लगता है कि हम तो रूस से ये इलाका अपना लेकर करें। मैं कहूँगा एक नॉर्मल जो एक देश का राष्ट्रपति है, कोई राष्ट्रपति अपने देश का जो इलाका है वो दूसरे देश देना नहीं चाहता, नहीं देगा वो। उसके लिए तो हम वी मस्ट ग्रांट ज़ेलेंस्की कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि वो अपने बलबूते पे नहीं लड़ रहा है। अगर यूक्रेन अपने बलबूते पे लड़ रहा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो यूक्रेन सिर्फ ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है जो लाखों की तादाद में मारे जा रहे हैं। तो आज की तारीख में तकरीबन 50% ऑफ यूक्रेन जो है दूसरे देशों में जाके बस गए, और जो उनके पास लोग हैं अब लड़ने के लिए लोग नहीं हैं। अब बुजुर्ग लोग कितना लड़ेंगे, वो सारे के सारे वही रह गए। रूस जो है अब कितना भी, उनके भी हज़ारों में लोग मर रहे होंगे। ये कहना कि उनके लोग नहीं मरे, चाहे ऑफिशियली सब कहते हैं कि 30,000 है मर गए, 50,000 मर गए, इनके भी 30,000, कोई 30,000 नहीं, कम से कम लाखों में दोनों तरफ से लोग मर रहे होंगे, इसमें भी कोई शक है। रूस को परेशानी हो रही है ना, इसलिए तो नॉर्थ कोरिया से इधर उधर से दिक्कत है। रूस भी चाहता है कि कहीं ना कहीं से सीज़फायर हो जाए, सीज़फायर हो जाए। सैंक्शंस, चाहे आज की तारीख में सैंक्शंस का असर पुतिन के ऊपर इतना नहीं हो रहा होगा। अगर कोई आज मॉस्को जाए, अगर आप आज मॉस्को में जाएंगे, आपको लगेगा कि भारत की टीवी के ऊपर तो लग रहा है इतनी बड़ी सारी लड़ाई हो रही है रोज, मॉस्को में तो कुछ भी नहीं, सब शांत, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है? लेकिन मॉस्को को भी कहीं ना कहीं पर सैंक्शंस का असर शुरुआत होगी। तो ये प्रतिबंध हट जाएं, रशिया ये भी चाहता है, ये जंग यहीं पर रुक जाए, सीज़फायर हो जाए, ये भी रशिया चाहता है। बहुत दिख रहा भले ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से इच्छा यही है कि अब ये सीज़फायर हो जाए। अब तेल जो है आज की तारीख में, अगर तेल रूस दे रहा है या गैस दे रहा है तो कंसेशन में दे रहा है ना, सस्ता दे रहा है, सस्ता दे रहा है। भारत को भी सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से। हम इसलिए उठा रहे हैं तेल वहां से क्योंकि हमको सस्ते में मिल रहा है, और सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि दुनिया भर ने प्रतिबंध लगा रखे हैं रूस पर, और रूस के पास कोई और चारा नहीं है सस्ता देने के अलावा। अगर सीज़फायर हो जाता है तो रूस का जो तेल है, रूस का जो गैस है, जो अभी तक पूरे यूरोप में जा रहा था पाइपलाइंस के द्वारा, वो फिर शुरू हो जाएगा और अच्छी कीमत मिलेगी। उसकी जरूरत यूरोप को भी है, चाहे यूरोप दिखाना रहा हो, सब रशिया को पैसा चाहिए, यूरोप को गैस चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने अपना रिजर्व रखा होगा, पर उनको भी महंगाई का असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं भारत में, यूरोप की भी कोई जीडीपी ग्रोथ खास है नहीं, सब जगह। मतलब ये कहना यूरोप जो है वो भी डिपेंडेंट है रूस के ऊपर, और रूस भी डिपेंडेंट है यूरोप के ऊपर, रूस भी डिपेंडेंट है पूरे विश्व के ऊपर, विश्व भी डिपेंडेंट है। सो अब इंटरडिपेंडेंसी जो है उसके कारण हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन के ऊपर असर। एक बहुत कमाल की बात है कि आज तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये नहीं कहा गया कि वो रूस का दोस्त है। अमेरिका और रशिया के लिए यही कहा जाता है कि आपस में दोनों दुश्मन हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रूस को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, वो व्लादिमीर पुतिन को दोस्त की तरह मानते हैं। उनकी बातचीत उनसे होती है, फोन पर बातचीत होती है, वो मीटिंग भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनको रूस के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो बिजनेस वाला माइंडसेट है। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को बिजनेस में आगे लेकर जाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, अमेरिका की जीडीपी बढ़ाई जाए, और इसका रास्ता ये है कि युद्ध रोके जाएं। रशिया के साथ भी युद्ध की बात ना करें, आप मिलकर के आगे बढ़ने की बात करें। तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों मिलकर ऐसा क्या प्लान बना सकते हैं कि युद्ध भी रुक जाए, बिजनेस भी आगे बढ़े, लेकिन इसके बीच में यूरोप का रोल क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे ही ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की से नाराज हुए, यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े नेता आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे, हम ज़ेलेंस्की को हथियार भी देंगे, हम ज़ेलेंस्की को लोन भी देंगे, पैसा भी देंगे, पर आप जंग लड़ते रहो। तो यूरोप का क्या इंटरेस्ट है कि जंग चलती रहे? यूरोप का इंटरेस्ट एक ही है कि रूस को किस तरीके से और तोड़ा जाए,
क्योंकि सोवियत यूनियन से रशिया बन गया और रशिया में जिस प्रकार से उनको लगता है, ये देखिए शुरुआत हुई नाटो की सदस्यता को लेकर के शुरुआत हुई। आज की तारीख में 32 देश नाटो में हैं। यूक्रेन भी चाहता है नाटो की सदस्यता, यूक्रेन भी चाहता है यूरोपियन यूनियन की सदस्यता। उनको लगता है कि अगर हम यूरोप की तरफ जाएंगे तो हमारे को फायदा होगा। अभी तक हम रूस के नीचे थे तो हमारा इतना फायदा नहीं हुआ। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ने डी न्यूक्लियर कर दिया रशिया ने, यानी कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स और जो भी कुछ यूक्रेन के पास उसके साधन थे वो तो उन्होंने ले लिए पूरे के पूरे। यानी कि आज की तारीख में यूक्रेन में बिल्कुल ही कुछ भी न्यूक्लियर नहीं। बेलारूस में है, रूस में है, और रूस के पास विश्व का 50% न्यूक्लियर आर्मामेंट इसके रूस के पास है। तो ऐसी हालात में यूक्रेन जो है एक तरीके से मैं कहूँगा न्यूटर कर दिया, कुछ नहीं रखा। और जो जिस प्रकार से उनकी जो इच्छा थी धीरे धीरे करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर अमेरिका शुरू से दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन के अंदर। और 32 देश, 2 तो अभी है, 32 देश जिस प्रकार से नाटो में धीरे धीरे करके जब जर्मनी यूनाइट हुआ, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जब बना, उस वक़्त मिखाइल गोर्बाचोव को ये एक तरीके से आश्वासन दिया गया था कि नाटो ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। पर वो नहीं किया। पर उस वक़्त अमेरिका ने रशिया को भी न्योता दिया था कि आप नेटो ज्वाइन करिए। तो रूस तो मानने को तैयार नहीं, वो कैसे नेटो में जाएगा, अमेरिका के प्रभाव में क्यों रहेगा, उसके वर्चस्व में। आपने एक चीज कही कि यूरोप चाहता है कि रूस को भी और तोड़ा जाए, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियार भी ना दें, पैसा भी ना दें, तब भी ये जंग चल सकती है आपके मुताबिक? अगर यूरोप पैसा देता रहे, हथियार देता रहे, तो ये जंग चलती रह सकती है? देखिएगा, अगर अमेरिका मदद ना करे तो ये जंग तो रुक जाए, मतलब जो रोज की जो लड़ाई है वो तो रुक जाएगी। और जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भी बोला है कि 1 महीने का हम सीज़फायर लेते हैं जिसमें एयर, सी और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड जो नॉर्मल फाइटिंग है, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, वो तो चलता रहेगा। तो जंग जो है, रोज़ का जो किचपिच जो होता है, बम्बार्डमेंट होता है, वो बंद हो सकता है। लेकिन जहाँ तक का माहौल का सवाल है, जहाँ पे वो लड़ाई का माहौल है, वो दोनों देशों के बीच का जो टेंशन है, वो इतनी आसानी से नहीं हो जाए। एक और सवाल है कि अब व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि यूक्रेन अब नाटो का मेंबर तो बनने जा नहीं रहा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। कहीं से ये बात का कोई कहने वाला नहीं है इस चीज़ को कि हम यूक्रेन को नाटो में ले रहे हैं। यूक्रेन अब नाटो का पार्ट नहीं होने वाला है, ये बात तो क्लियर हो गई है। जंग शुरू इसी बात पर हुई थी कि पुतिन साहब चाह रहे थे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, और अब यूक्रेन नाटो का मेंबर बन भी नहीं रहा, बनाया जा भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब पुतिन साहब चाहते क्या है इस जंग को? उनका लक्ष्य क्या है, वो हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं या कुछ और हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नाटो का मेंबर तो बन नहीं रहा यूक्रेन? यूक्रेन, जैसे पुतिन शुरू से कहते आए हैं, इट्स मदर ऑफ रशिया। तो यूक्रेन जो है वो हर हमेशा एक ऐसे जो पॉलिटिकली लोकेटेड है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखिएगा, हिटलर कहाँ से घुसा, पोलैंड यूक्रेन से रूस के अंदर। तो ये जो एरिया है ये शुरू से ही मैं कहूँगा एक ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे बोलते हैं, अर्थक्वेक, वो वहीं पर सब कुछ होता है। और वहाँ पे रूसी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और चर्च भी, ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च के जो फॉलोअर्स हैं वो भी यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यूक्रेन की जो भाषा है थोड़ी सी अलग है रूस से दोनों, और वो उन यूक्रेनी भाषा के जो लोग हैं उनको हर हमेशा लगता था कि रूस से अलग है, जबकि फॉर सेंचुरीज ऑन अगर चाहते तो रूस शुरू से ही क्रीमिया नहीं देता उनको, क्योंकि क्रीमिया तो उन्हीं का था और शुरुआत से भी था। लेकिन उस वक्त जब मान गए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूस इससे ज़्यादा नहीं लेगा, उन्होंने ले लिया जो लेना है। रूस चाहेगा कि नाटो का सदस्यता यूक्रेन को ना मिले, वो नहीं मिलेगी। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य नहीं बन सकता है, बिकॉज अब इतनी हालात खस्ता है कि यूरोपियन यूनियन में इतना गरीब देश है, इतना बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड कंट्री जाएगा तो वो तो यूरोपियन यूनियन का भी भट्टा बैठ। लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन जो है वो मदद ज़रूर यूरोपियन देश करेंगे, बाकी देश करेंगे। जहाँ तक सवाल है, जैसे आप पूछ रहे थे, जो ब्रिटेन है शुरुआत से ही रूस का एक बड़ा दुश्मन समझ सकते हैं रहा है। और चाहे कैसे मैं कहूँगा, हम भारत के इसमें देखें,
रशिया हमला करेगा, रशिया हमला करेगा, चीन कमज़ोर है करके उन्होंने चीन को सिंकियांग तिब्बत में घुसने का मौका दिया, जिससे कि रूस को दूर रखा जाए। कश्मीर को उन्होंने महाराजा इधर रखे, जिससे कि रूस जो है कश्मीर से दूर रहे, अफगानिस्तान को बफर बना करके रख दिया। तो एक रूस हमला करेगा करके वो हमला तो किया नहीं, लेकिन उसके कारण ब्रिटेन जो है हमेशा ये कुछ ना, अब गिलगित बाल्टिस्तान देख लो, उन्होंने पकड़ के रखा। 1947 में आज़ादी मिली, पर एक ऐसा खेल खेला कि गिलगित बाल्टिस्तान पकड़ लिया और पाकिस्तान को देने की कोशिश की, यहाँ पर भी सत्ता पलट करने की कोशिश की, कहीं अगर कश्मीर पाकिस्तान की तरफ चला जाए तो उसी का फ़ायदा होगा अंग्रेज़ों का। तो ये जो कार्रवाई अंग्रेज़ करता रहा है रूस के साथ, ये हमेशा एक खतरनाक गेम। और इसमें भी आप देखेंगे कि ज़ेलेंस्की के साथ शुरुआत में भी उनके प्रधानमंत्री जॉनसन खड़े थे और आज भी स्टाइमर जो हैं वो खड़े हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि हम आपके साथ खड़े हैं। और अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि $4 बिलियन को देना, ऑलमोस्ट $1.9 बिलियन के उन्होंने 5080 मिसाइल देने की बात की है, प्लस $2.2 बिलियन का लोन देने की बात की है। ये क्या दर्शाता है कि यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं। पर ये $4-5 बिलियन देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने ऑलमोस्ट $100 बिलियन इनके ऊपर खर्च किए और अपना पैसा लगाया, अपने डिफेंस इंडस्ट्री का उन्होंने रिजर्व्स में से इनको सामान दिया है। तो आज की तारीख में अमेरिका इज़ ऑल्सो अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और वो परेशानी अमेरिका में भी हो रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका टैक्स पे पैसा लग रहा है। एक सवाल यहाँ पर यह था कि दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि दुनिया में कहीं भी जंग चल रही हो, अमेरिका को उसका फायदा जरूर होता है, या ऐसा कहें कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में एक जंग चलती रहे, क्योंकि वहां पर हथियार चाहिए होंगे और हथियार बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका के पास है, जिसे वॉर इकोनॉमी भी कहा जाता है, कि इतने हथियार सप्लाई करो दुनिया में कि उससे आपकी इकोनॉमी फलती फूलती रहे। और दुनिया की सबसे बड़ी हथियार कंपनियां अमेरिका में ही हैं। बिल्कुल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उससे थोड़े से उलट नजर आते हैं। वो जब से सत्ता में आए हैं वो कहते हैं मैं इजराइल हमास की वॉर रुकवा दी, मैं अब रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा रहा हूं, सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका पड़ेगा नहीं क्योंकि ये हमारी जंग सीधी नहीं है। यानी कि वो ये कहते हैं कि वॉर से अमेरिका को दूर रहना है और जहां वॉर चल रही है, जहां हम रुकवा सकते हैं, हम वहां पर रुकवा देंगे। ऐसा क्यों, जबकि उनकी इकोनॉमी तो हथियारों पर सबसे ज्यादा निर्भर कर रही है। पर यहाँ पे वो जंग रुकना चाहते हैं वो तो रोक रहे हैं। जहाँ पे उनको मालूम है अगर जंग होगी भी, अगर किसी से भी होती है तो नॉर्मल छोटे मोटे तो नहीं, पर वो पनामा में नजर देखिएगा उनकी, ग्रीनलैंड पे नजर देखिएगा उनकी, किस प्रकार से उन्होंने नहीं, पर वहाँ वो जंग नहीं लड़ रहे, वो तो सीधा बोलते ये दे दो हमें चाहिए। और क्यों चाहिए? पनामा कनाल भी उनको क्यों चाहिए? उन्होंने देखा कि ये हमने दिया था पनामा को उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? चीन। जबकि 40% उनका पूरा ट्रेड ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट थ्रू पनामा कनाल जाता है, जो 7 दिन में जाता है, नहीं तो 27 दिन में जाना पड़ेगा अगर उसने नीचे से गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि केप ऑफ हॉर्न से अगर जाता है 27 दिन लगते हैं, यहाँ से 7 दिन लगते हैं। चीन फ़ायदा उठा रहा था, तो वो नहीं चाहता है कि अगर चीन फ़ायदा उठा रहा था तो उसकी मैं कहूँगा फिक्र या क्या कहें कि परेशानी किसको हुई? अमेरिका को हुई ना। तो अगर पुतिन को अगर आप कहें कि मैं यूक्रेन में घुसूंगा, तो पुतिन भी तो वही करेंगे जो कोई भी देश का जो हेड होगा वो वही करेगा कि अपने देश को जो है किसी प्रकार से सुरक्षा का असर ना पड़े। ग्रीनलैंड को क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके उस पूरे आर्टिक रीजन में बर्फ़ जो है पिघल रही है, मिनरल तो वहाँ पे, और चीन भी धीरे धीरे जा करके अपना पाँव फंसा देगा, झंडा गाड़ देगा, चाहे वो डेनमार्क के पास किसी के पास भी। तो वो जिस प्रकार से अमेरिका भी चाहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति और अपना सिक्योरिटी में कोई दखल अंदाजी ना दे, और वो दखल अंदाजी और जिस प्रकार से पुतिन और ट्रंप के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वैसे तो ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के उसके साथ भी अच्छी दोस्ती उन्होंने संभालने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अभी कल परसों ही भेजा है साउथ कोरिया में। अब क्योंकि कितना भी कहे दे, अपना देश की सुरक्षा, अपना देश हित बहुत ज़रूरी है, और ट्रंप खासकर अब मेक अमेरिका। पर वो जो देश हित कर रहे हैं उससे दुनिया को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से।
जब से ये टैरिफ की बातें शुरू हुई हैं, मैं दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाऊं तो टैक्स लगाया जाता है जब भी माल इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अमेरिका जो माल भारत में भेजता है, भारत उस पर अच्छा खासा टैक्स लगाता है, मोटा टैक्स लगाता है। वही माल अगर भारत अमेरिका को बेचे तो अमेरिका में उस पर टैक्स बहुत कम लगता है, इसलिए भारत का माल वहां पर ज़्यादा बिकता है। अमेरिका का माल बिकने में भारत में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि भारत ज़्यादा टैक्स लगाता है। अब टैरिफ इसे ही कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका के माल पर तो बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं, यानी कि अमेरिका का माल दुनिया के देशों में आसानी से बिक नहीं पाता, लेकिन जब दूसरे देशों से माल अमेरिका आता है तो अमेरिका उन पर बहुत कम टैक्स लगाता है। इसलिए दुनिया के देशों का भेजा हुआ माल अमेरिका खूब इस्तेमाल करता है, कंजम्पशन खूब होता है, दुनिया के देशों को फायदा होता है, लेकिन अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिलता है। तो अब उनका यह कहना है कि आप हमारे देश पर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी बदले में उतना ही टैरिफ आप पर लगाएंगे। और इसका परिणाम यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से भारत का शेयर मार्केट गिरता जा रहा है और अब हालात ये हो गए हैं कि पिछले 6 महीने में 90 लाख करोड़ का वेल्थ साफ हो चुका है भारत के शेयर मार्केट से। जो लोग शेयर मार्केट में लगातार पैसा लगाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल होश उड़ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये मार्केट गिरते हुए कहां तक गिर जाएगा। इस पर आप कैसे समझाएंगे कि भारत को अब यहां से आगे क्या रास्ता अपनाना चाहिए? और ये टैरिफ वॉर, और कमाल की बात यह है कि अब तक तो भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे पहले इतना डर है। तो अगर सच में लग गया तो भारत का क्या होगा? और आपको आश्चर्य होगा कि बजट में हार्ले डेविडसन को लेकर के हमने पहले से बता दिया कि इनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर हमारा जो टैक्स कम कर रहे हैं हमने पहले से ही एहतियातन कह दिया कि हम चीजों पर टैक्स कम कर रहे हैं। मालूम था कि उनको ये बुरा लग गया, ये टैरिफ वॉर तो चलेगी। कम से कम अमेरिका को और खासकर ट्रंप को उनको लग रहा था कि हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगा, तो हम लोगों ने कम कर दिया। इसमें एक बात तो ये है कि अब भारत को भी अपने जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि हमें भी कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी वो चलता है एटीट्यूड में या टेक्नोलॉजी वैसे है चलेगा, वो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी द बेस्ट एंड इफ यू हैव टू बी द बेस्ट ऑटोमेटिकली हम कम्पीट नहीं। उससे पहले मुझे ये समझना है कि टैरिफ आप पर लगना है कि नहीं लगना है। अभी तक तो लगाने का कोई खुलकर ऐलान हुआ नहीं है, अभी तक तो 2-3 देशों पर हुआ है, उसमें भी 1-2 महीने उन्होंने छूट दे दी है। भारत पर उतना ही टैरिफ लगेगा जितना भारत अमेरिका पर लगाता है। ये होना है या इसे टाला जा सकता है? ये होगा, ये होगा मतलब भारत की इकोनॉमी को और भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिकॉज उनका ये कहना है कि $40 बिलियन सरप्लस है भारत का, जो ट्रेड है वो ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका। और यानी कि अमेरिका $40 बिलियन का माल ज्यादा खरीदता है भारत से। ये ट्रेड डेफिसिट है। उनका मकसद है कि बराबर सरप्लस नहीं, कम से कम बराबर तो होने दो। और उस बराबर को करने के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो डिफेंस, जिसमें से आप ज्यादा अमेरिका चाहता है कि आप हथियार मुझसे खरीदें, रशिया से ना खरीदें, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा महंगे हथियार मुझसे खरीदें। चाहे वो 36 पेज एग्रीमेंट में दोनों के बीच में F-35 का जिक्र ना हो, हाँ। तो वो तो है जो सबसे दुनिया का बहुत ही एक्सपेंसिव, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35, वो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि आप खरीद लें हमसे। वो देने की कोशिश करेंगे, पर हम ले ना ले वो तो की बात है। नंबर 1। नंबर 2, तेल। वो कह रहे हैं हमसे तेल उठाओ, आप हमसे गैस उठाओ। तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस में कितनी दूरी पर है, तो वो जो गैस और तेल वहाँ से हम लेंगे तो अपने यहाँ पे भी असर तो पड़ेगा ना। तीसरी बात, चाहे न्यूक्लियर डील्स हैं, हमारे एनर्जी के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल में है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर, ये सब के ऊपर जब वहाँ से आएगा तो आप समझ सकते हैं कि अपने को भी असर पड़ेगा और हम लोगों को ये चीज़ें महंगी। यानी कि आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी को अभी और नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। कोशिश तो अपने प्रधानमंत्री ने की है कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि और 6.5% पे भी अगर हमने ग्रो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माल बेचें और अपने ऊपर इतना आर्थिक, यानी कि ट्रंप की तरफ से तो जो होना है वो होगा ही, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और कुछ भी सर्टेन नहीं कहा जा सकता उनके साथ कि ये होना है। वो जो उनका मन करेगा वो करेंगे। और आपकी केमिस्ट्री शायद चाहे जितनी भी अच्छी हो, चाहे आपने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी कितना भी कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो करेंगे जो उन्हें करना है। अगर वो दोस्ती भारत की चाहते हैं और विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र हैं, और अगर हम देखें उनका मकसद ये नहीं है कि एंटी चाइना है या हम एंटी चाइना है, पर इंडो पैसिफिक में
और जिस प्रकार से हम लोगों को भी चीन को लेकर के एक तरीके से अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, चाहे हम कितने भी उनके साथ बातचीत करते हैं, चाहे हम कहेंगे कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन ने जो करना है कैसे करेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में वो भी करेगा। अमेरिका चाहता है कि किस प्रकार से चीन के ऊपर दबाव डाला जाए, और चीन जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा हुआ है, चाहे अफ्रीका में घुसा हुआ है, साउथ अमेरिका में घुसा हुआ है, तो इससे भी चीन को उन्होंने दूर रखना है। और यही कारण है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि रूस जो है जाकर के चीन की गोदी में बैठ जाए। वो उनका मकसद है, लार्जर इंटरेस्ट, कि रूस जो है अगर चीन के साथ भी ना हो, चाहे अमेरिका के साथ ना हो, पर चीन के साथ ना हो। एक जो पहली व्यवस्था थी, मैं कहूँगा कि नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड कि अमेरिका ही वर्चस्व रखेगा, इट विल बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ बाइपोलर कि चीन और रूस या चीन या अमेरिका, ऐसे नहीं होगा। अलग अलग होंगे। भारत का भी एक अपना अस्तित्व होगा, रूस का भी अपना अस्तित्व होगा, चीन का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। यूनिपोलर वर्ल्ड तो खुद अमेरिका भी नहीं कर सकता। अब अमेरिका को भी मालूम चल गया यूनिपोलर वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। पर मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि झुकाव कहीं वो जो चीन की तरफ हो गए। अगर आप समझ सकते हैं एनर्जी को हम देखें तो $400 बिलियन का एनर्जी का अगले 20 साल के चीन ने ईरान के साथ दस्तखत कर दिया। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे तो चीन अब कौन सी करेंसी में डील कर रहे हैं, वो तो अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं। वो तो डॉलर को उन्होंने हाथ ही नहीं लगाना है, इन्होंने तेल देना है और उन्होंने जो भी चीन से लेना है। तब चीन जो है विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आप कह रहे हैं अगर विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है तो ईरान को तो उसने तेल देना है और सामान लेना है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एक तरीके से कहेंगे कि क्या वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिया और लिया, मतलब इट इज जस्ट नथिंग। आप मतलब पैसा डॉलर की जरूरत ही नहीं। और भारत को एक और बहुत बड़ा कदम शायद उठाना होगा कि जितना माल आप अमेरिका को बेचते हैं उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव ढूंढें। आप यूरोप को उतना माल बेचें या कि दुनिया के किसी और देश को बेचें। यूरोप की तरफ से जो नेता आए थे उनके साथ जो भारत की डील हुई वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर भारत यूरोप के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो यही है कि अमेरिका के विकल्प तलाशे जाएं। अगर अमेरिका दादागिरी दिखाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा ट्रेड अमेरिका के साथ ही करना है। आप अपना माल यूरोप को भी बेचें, ज्यादा बेचें, दूसरे देशों को भी तलाशें जहां पर आप अपना माल ज्यादा बेच सकते हैं। क्या होता है जब हम यूरोप को या अमेरिका में माल बेचने की कोशिश करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स जो है ना इतने हाई होते हैं कि अगर तो अगर शर्ट भी बेचते हैं तो चंद एक शर्ट में जो उनके QRs होंगे कि ये होगा वो होगा, मतलब इस हीट में ऐसे होगा, खुजली नहीं होगी, जैसे मर्जी है, वो स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। और उस स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए अपने को खर्चा बहुत करना पड़ेगा, तो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर उस हालत से हमने यूरोपियन यूनियन को सामान बेचना है या अमेरिका में, तो हम लोगों को अपना जो स्तर है बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे रखना पड़ेगा, जो आज की तारीख में भारत के पास उसका, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास लेबर है, हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। वही डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा अब चीन को नहीं हो रहा है। अगर चीन $15,000 पर कैपिटा GDP है, यानी कि वो पैसा लोगों के पास आ रहा है इतना ज्यादा। हम तो अभी भी 2,500 और 3,000 में तकरीबन हमारे सस्ते लेबर वाली जहां तक बात है वो आपके पास है, हमारे पास है, और उसका फायदा भारत ने अभी उठाना चाहिए अपना। पर अब तक नहीं उठा पा रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी ऊंचा करना पड़ेगा, और इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि वी शुड बी एबल टू कम्पीट विद अदर्स। यानी कि अगर मेरा शर्ट जो है अगर $10 का है, वही शर्ट अगर यूरोप बनाता है तो वो $20 का होगा, पर मेरा $10 का। यही कारण था कि बांग्लादेश जो है कि टेक्सटाइल में हब हो गया। यहाँ तक कि भारत में भी अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स की शर्ट खरीदें तो उसके पीछे मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ आता है, क्योंकि बांग्लादेश में इतने अच्छे कपड़े बन रहे थे क्योंकि लेबर चीप था और उन्होंने अपनी औरतें लगा रखी थी, मेंटेन किया सारा टेलरिंग में। इसमें पूरा जो टेक्सटाइल में औरतें लगी हुई थी उनकी, जो बिल्कुल थोड़े पैसे में काम कर रही थी, लेकिन उनको उसका प्रॉफिट मार्जिन। हमने क्योंकि बांग्लादेश की बात की तो मुझे लगता है भारत के पड़ोसी देशों की बात जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त आपको क्या नजर आती है, और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? खासकर तब शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर लंबे वक्त से कोई गोलीबारी अब नहीं होती है। पिछले 2-2.5 सालों से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, 2-2.5 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर, सरहद पर कोई गोली नहीं चल रही है, और ये बहुत बड़ी बात है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने मिल बैठकर ये बात की कि हम सरहद पर अब गोलीबारी नहीं करेंगे, जिसका पालन अब तक दोनों देश कर रहे हैं।
जिसकी वजह से जवानों की शहादत बहुत कम हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब भी आतंकवाद है। तो भारत और पाकिस्तान के इस वक्त 2025 के रिश्ते कहां पर खड़े हुए नजर आते हैं आपको? देखिए, ये ज़रूर है कि सीज फायर इज़ होल्डिंग, इसमें कोई शक नहीं कि सीज फायर इज़ होल्डिंग। वह पाकिस्तान जो आतंक है वो फैलाने में कोई कसर कम नहीं कर रहा है। बॉर्डर पर गोली नहीं मार रहे, लेकिन घुसपैठ करा के आतंकवाद, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वही नहीं, अब नए तरीके से OGW के द्वारा हुआ, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने की शुरुआत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर करने का मकसद पाकिस्तान को ही ज़्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा अफगानिस्तान में जिस प्रकार से उसे लग रहा था कि तालिबान उसके हाथ से खाना खाएगा, अब उसकी परेशानी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब 2 फ्रंट खुल गए। उसे सिर्फ भारत के साथ लड़ाई ऐसा नहीं, वहां अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान से भी लड़ना पड़ रहा है। और उधर वो वाली जो लड़ाई है बहुत ही खतरनाक है उनको, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं कि पूरा इलाका पश्तून है। तकरीबन 50% पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, 50% पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं। डुरान लाइन को लेकर के दोनों में अनबन है कि अफगानिस्तान तो डुरान लाइन को मानने को तैयार नहीं है। तालिबान जिसको पाकिस्तान को लग रहा था उन्होंने खड़ा किया है, उन्होंने मदद की है, और अमेरिका को वो मानने को तैयार नहीं है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खड़ा हो गया है उसको लेकर के जिस प्रकार से वो पाकिस्तान की फौजियों को हर रोज सिक्योरिटी। एक छोटी सी चीज में यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को डिटेल में समझे उससे पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जब से तालिबान का राज अफगानिस्तान में आया है तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग क्यों शुरू हो गई है? देखिए, पाकिस्तान को लग रहा था कि अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनेगा, और उस स्ट्रैटेजिक डेप्थ को लेकर के वो हिंदुस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक साथ आकर भारत को डराएंगे, वो ये सोच रहे थे। तालिबान जो है वो पश्तून है। वो अपने आप कहते हैं मुसलमान तो हम पैदाइशी हैं, तो पहले हम पश्तून हैं, और वो पश्तूनों की जो आइडेंटिटी है वो अलग है। पाकिस्तान में पंजाबी जो है उनका वर्चस्व है। फौज में भी वो तकरीबन 95% पाकिस्तान की फौज में पंजाबी है। पंजाबी और पश्तूनों के बीच में हमेशा शुरू से दुश्मनी रही है, वो कभी भी नहीं मान। और पश्तूनों के बीच में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो अलग अलग, तो उनको जो ट्राइबल एफिनिटी है अफगानिस्तान में पश्तूनों को लेकर के वो बहुत तगड़ी है। 50% पश्तून पाकिस्तान में है, 50% पश्तून अफगानिस्तान में है। खैबर पख्तूनवा में, जो खैबर पख्तूनवा मतलब उन्होंने इसलिए बनाया कि पख्तूनों को वो जो आइडेंटिटी उनको पख्तूनिस्तान चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने खैबर पख्तूनवा बना दिया। बलूचिस्तान तो है, बलूचियों को लेकर के बलूचिस्तान एक प्रोविंस है जो बलूची कम से कम है। पंजाबियों का तो पंजाब है, सिंधियों का सिंध है, मुहाजिर जो है वो कराची के अंदर हैं। तो ये सब अलग अलग लोग हैं, तो पख्तूनों को अभी भी वो आइडेंटिटी नहीं थी पाकिस्तान में, तो वो एक आइडेंटिटी दे दी खैबर पख्तूनवा, जो पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था। उनका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसको उन्होंने मेल मिलाप करके कर। तो ऐसे हालात में आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं। जैसे वो क्लिंटन कह रही थी कि अगर आप सांप पालेंगे तो ये सोच करके अगर आप पाल रहे हैं या दुश्मन को ही काटेंगे, भूल जाइए वो तो आपको भी काटेंगे। इकोनॉमी बुरे हालात में है, अंदर जंग चल रही है, अफगानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है, यानी पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद खराब हैं, लेकिन फिर भी भारत के साथ वो अपनी दुश्मनी को रोकना पसंद नहीं करता। वो घुसपैठ करवाता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करता है। मैं फिर से भारत पाकिस्तान के संबंधों पर आता हूं। हमने देखा है 370 हटने के बाद हमने बड़ी बातें सुनी थी कि आतंकवाद के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आतंकवाद पहले कश्मीर तक सीमित था वो जम्मू तक पहुंच गया है। जम्मू में भी आतंकवादी हमले होते हैं, जम्मू में जो एनकाउंटर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आतंकवादियों के वो बढ़ गए हैं, टारगेट किलिंग भी होती है। बाहर दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम करने आए लोगों को डराया धमकाया भी जाता है, कई बार उनकी जान भी ले ली जाती है। यानी कि आतंकवाद की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर अब भी उससे बुरे तरीके से पीड़ित है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हालात वो हैं जो पहले थे। बहुत फ़र्क पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कश्मीरी भी जो है वहाँ पे उनको भी लग रहा है कि हालात बेहतर हुए हैं और टूरिज्म में ज़बरदस्त हुआ है। टूरिज्म ज़बरदस्त बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप सड़कें देखिए, आप रेलवे देखिएगा, रेलवे लिंक देखिएगा, आने जाने देखिएगा, आप कभी भी श्रीनगर में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां पर बन चुका है। श्रीनगर में दुकानें देखिएगा, सारी दुकानें भरी हुई हैं, सब कुछ सामान है, लोग खरीद रहे हैं। मतलब देयर इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं। जम्मू में तो पहले भी था, पर कश्मीर के अंदर भी अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, दो अमूमन जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर की नहीं बात करता, वो सिर्फ कश्मीर की बात करता है। दैट इज ओनली द वैली, मतलब इज ओनली कन्फाइंड टू द वैली। वेयर आज की तारीख में क्योंकि टेक्नोलॉजी
कि सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास कनेक्टिविटी होने के कारण उसका इस्तेमाल अब पाकिस्तान धीरे धीरे कर रहा है अपने OGWG, ओवरग्राउंड वर्कर, यानी कि यहाँ पे बेसिस उन्होंने बनाए रखे हैं और उनको वो मदद करता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, हथियार। पर लोग ये सवाल पूछते हैं, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी हाल में है, उन तो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दिए हुए पैसों पर चल रहे हैं, तो भाई ये भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा पाकिस्तान के पास कहां से आता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पाकिस्तान की जो फौज है उसका अपना बिजनेस है $20 बिलियन एवरी ईयर। 20 ये कमाई करती है पाकिस्तान की फौज। प्याज बेचने से लेकर के, सीमेंट बेचने से लेकर के, हथियार बेचने से लेकर के, जमीन बेचने से लेकर के, मॉल्स रख करके, सब में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसे आर्मी ओन करती है पूरा, और आर्मी चलाती है। और उसके अलावा फौज जो है वो पाकिस्तान की सरकार जो कहते हैं वो इनको देती है $8 to $10 बिलियन फौज चलाने बजट में। जैसे हमारा रक्षा बजट होता है, रक्षा बजट, वैसे उनका रक्षा बजट अलग से है। इसके अलावा आर्मी जो बिजनेस करती है, कमाई करती है, वो अलग है। $20 बिलियन, $20 बिलियन। तो आर्मी के पास तो बहुत पैसा है, देश गरीब है। और उनके जो जनरल हैं, उनकी जो लोग हैं, उनका जो फौजी फाउंडेशन है, वो इतना कमाता है कि वहाँ पे फिक्र नहीं है, उनको फौजियों को कोई फिक्र नहीं है। यानी आर्मी को देश फले फूले उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आर्मी का ये है कि हमारा काम चलता रहे, हम स्ट्रांग तभी रहेंगे जब दुश्मन नजर आता रहेगा। पूरे विश्व में हर देश की फौज होती है, पाकिस्तानी ऐसी फौज है जिसका पूरा देश उसके लिए है। तो ऐसी हालात में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान गरीब दिख रहा है। पाकिस्तान पर इनके पास अमीर आर्मी है। आप शरीफ देख लीजिए, शहबाज शरीफ देख लीजिए, नवाज शरीफ देख लीजिए, इनकी ज़मीनें देखिए, 600 एकड़, हज़ारों एकड़, मतलब उनके ज़मीन के ऊपर ही एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, इतने उन्होंने सब कुछ कर। तो इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान की फौज, इसलिए ये जो आप सवाल पूछते थे, वो एक नैरेटिव क्रिएट करती कि भारत हम पे हमला करेगा, भारत हम पे ये करेगा, यानी कि एक झूठा डर अपने देश को दिखाते रहो कि भारत हम पर हमला कर देगा, ताकि देश के लोग ये मानते रहे कि जब तक आर्मी है तब तक हम सुरक्षित हैं, और आर्मी को और पावरफुल बनने का मौका मिलता रहता है। यानी कि ये जो आतंकवाद वाला काम है वो आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आर्मी का और पाकिस्तान का अस्तित्व ही इस बात पर टिका हुआ है। ये आतंक रुक ही नहीं सकता। आतंक 1947 में शुरू हुआ और आज तक नहीं। आप कभी भी पाकिस्तान के लोगों से बात कीजिएगा, वो ये कहेंगे, साहब कश्मीर में आप प्लेबिसाइड क्यों नहीं करते? कश्मीर में आप प्लेबिसाइड करके देखो कि वो जहाँ जाना चाहते हैं आज़ादी दीजिए। वो ये भूल जाते हैं कि जिन्ना जो थे वो खुद ही प्लेबिसाइड के अगेंस्ट थे। चलो हम लोग यूएन में गए, यूएन में जब बोला तो पहले 3 कंडीशंस थे प्लेबिसाइड के। सबसे पहले कि पाकिस्तान के जितने भी कबाली हैं वो जम्मू कश्मीर को खाली करें, उन्होंने किया नहीं। पहले ही कंडीशन ये था कि वहाँ से जितने भी पाकिस्तान से आए हुए कबाली हैं वो बाहर जाए, वो गए नहीं, आज तक भी नहीं। तो जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा अभिन्न हिस्सा है उसमें उनका कब्जा है, तो कैसे होगा? तो ये जो बार बार पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव, टोटली फॉल्स, मतलब अपने लोगों को भी बुद्धू बनाना, और विश्व में भी अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरे विश्व को पता चल गया है कि पाकिस्तान ही आतंक का एक सौदागर है। तब अमेरिका भी मानने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने देखा कि ओसामा बिन लादेन ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बगल में बैठा हुआ जिंदा है और जिसका पूरा अमेरिका में नुकसान हुआ 9/11 का, तब अमेरिका मानने लगा कि हाँ, पाकिस्तान से ही आतंक फैलता है और पूरे विश्व भर में जाता है। पर ये मानने को अब उसको डर ये, भारत ने हर हमेशा उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, पर पाकिस्तान ने नहीं दिया, हमने दिया। पर जब उसने कार्रवाई आतंक नहीं छोड़ा और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार आतंक का सहारा लेते हुआ करता, तो अब करना पड़ेगा। अब हम अक्सर प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से इस बात को सुनते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और जल्द ही भारत उसे हासिल करेगा। ये कई बार चुनावी मंचों पर कही जाने वाली बात होती है, कई बार हौसला और जोश बढ़ाने के लिए कही जाने वाली बातें होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, आप क्योंकि इस बात को बेहतर समझते हैं, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमला करके जो है वो हासिल करेगा, या एक दूसरा तरीका होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ने के लिए पाकिस्तान राजी हो जाएगा, या फिर आपको लगता है दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है, जो चल रहा है ये वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से आज के हालात हैं और गिलगित बाल्टिस्तान में जिस प्रकार से रोज़ आंदोलन होते हैं और एक सिविल वॉर का माहौल पैदा हो गया है,
और जिस प्रकार से उधर के लोगों को लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे शिया ज़्यादा है, अहमदिया ज़्यादा है, और जिसके कारण से सुन्नी जो हैं और उनका दोनों के बीच में अनबन बड़ी ज़बरदस्त रहती है। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की है फ़ौज में उधर करके उनके ऊपर हावी होने की, वो नहीं हो रहा है। सबसे पानी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जाता है, पर पंजाब प्रोविंस इस्तेमाल करता है, वहाँ पे बिजली नहीं है, खाने को परेशानी है, इसलिए वहीं से आवाज़ उठ रही है। मतलब कई बार आश्चर्य होता है कि मोदी की आवाज़ उठ रही है गिलगित बाल्टिस्तान से, क्योंकि वो चाहते हैं। अब अपने आप मुझे लगता है जब फल ज़्यादा ही वो हो जाएगा, अपने आप ही गिरेगा हमारी गोदी में। यानी भारत कोई कोशिश करके पीओके को हासिल करने नहीं जाएगा, बल्कि पीओके के लोग ही ऐसा विद्रोह करेंगे कि पीओके को भारत को सौंपना मजबूरी पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। वो आज ही चिल्ला रहे हैं कि हमें किसी प्रकार से आप ले लो, कम से कम हमारा रहने का स्तर। लेकिन चीन जो है CPEC को लेकर के, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो उनके पुराना काराकोरम हाईवे था, वो जो यहाँ की गिलगित बाल्टिस्तान चीन नहीं चाहता कि पीओके भारत के पास जाए। वो एक बड़ी तो ये मसला अभी बना रहेगा। पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बाद चीन और भारत के संबंधों की बात करते हैं। गलवान में जो झड़प हुई उसके बाद से भारत और चाइना के बीच LAC पर इस वक्त का माहौल क्या है, और क्या भारत वाकई वहीं पर पेट्रोलिंग कर रहा है जहां पर वो गलवान झड़प से पहले किया करता था, या फिर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना भारत के मुकाबले आगे है? नहीं, ऐसे है, जो स्थिति मई 2020 में थी, जब गलवान झड़प नहीं हुई थी, जब गलवान की झड़प हुई, उसके बाद चंदेक जो एग्रीमेंट्स हुए, काफ़ी 20 से राउंड टॉक्स हुए, दोनों देशों के बीच में हुए, को कमांडर के टॉक्स हुए। उसके बाद कई एक जगह पे जैसे पेंगांग सो लेक हुआ, अब पेंगांग सो लेक में हम लोग पहले फिंगर 8 तक जाते थे, वो फिंगर 4 तक आते थे, यानी कि हम आना, और जिससे आने जाने में क्या होता था, दोनों की झड़प हो जाती थी, मारामारी हो जाती थी, आमना सामना। चाहे ड्रिल्स थे, ये नहीं है, 1993 से हमारे पास दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी झड़प हो जाती थी, कभी कभी गुस्सा, एक में मुक्काबाजी है, वो सब। अब उसमें क्या हुआ है कि हम भी नहीं जाते हैं फिंगर 8 तक, और वो भी नहीं आते हैं, तो वो अपनी जगह पे हैं और हम अपनी जगह पे हैं। तो बीच का हिस्सा खाली है कभी, हाँ, बीच का हिस्सा बफर जोन कहते हैं, बफर जोन के, या हम जाते तो हैं और वो भी आते थे, तो दोनों हैं, हम देख सकते हैं। ये नहीं कि वो इलाका दिखता नहीं है हमें, हमें सब इलाका वो भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं। ये कि लेकिन एग्रीमेंट हुआ है कि अब आगे नहीं जाएंगे, ताकि आमना सामना ना हो। हम एक्चुअल पेट्रोलिंग नहीं करें सब चंद एक इलाके में, पर इलाका दिखता है हमें, सब कुछ दिखता है, वहाँ पे कोई पक्षी भी नहीं आ सकता है जो हमें नहीं दिखेगा, तो वो दिक्कत नहीं। लेकिन जो जैसे देपसांग हुआ, डेमचौक हुआ, जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, जैसे हॉट स्प्रिंग में हुआ, गलवान में हुआ, ज़रूर जो यथास्थिति थी धीरे धीरे करके वो बहाल हो रही है। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि भारत और चाइना के बीच में वैसे तो दुश्मनी दिखती है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का बिहेवियर करते हैं, उनका जैसा बिहेवियर इस समय है, क्या भारत ऐसे भी कोई ऑप्शन को तलाश करेगा कि ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं चाइना के साथ, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा चाइना ही है, चाहे आप इसे स्वीकार करें, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड अगर भारत किसी के साथ करता है तो वो चाइना के साथ करता है। भारत की दोस्ती रशिया के साथ है ही। अमेरिका जिस तरीके का डर इस वक्त दुनिया को दिखा रहा है और दादागिरी दिखा रहा है, क्या भविष्य में ऐसी कोई संभावना है कि अमेरिका, चाइना और रशिया ये तीनों एक साथ मिलकर अपने हितों को साधें इस तरीके से कि अमेरिका की जरूरत कम से कम हो जाए और ये तीन देश मिलकर अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा सकें? देखिए, भारत अब ऐसी स्थिति पे जा पहुंचा है कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, और भारत एक लोकतंत्र है, भारत रूल ऑफ लॉ है, भारत का इंडियन ओशन में एक दबदबा है। ऐसे इसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने अपने आप को एक ऐसे, कितना भी हो, विश्व का अगर 4% है द वर्ल्ड GDP, तो मुझे लगता है 10 to 12% ऑफ द वर्ल्ड GDP अगले 40-50 साल में हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर 10-12% GDP अगर है और चीन का अगर 30 भी हो जाता है और अमेरिका का 40 भी हो जाता है, तो भी हम एक पेंडुलम के तौर पर एक मजबूती, स्विंग स्टेट जिसे बोलते हैं, कि हमारे बिना कोई रह नहीं सकता, तो वो हालात हिंदुस्तान जो है बनाने की काबिलियत रखता है। और आज भी जिस प्रकार से, क्योंकि लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इतने ऊंचे हैं भारत के अंदर कि भारत कभी भी अपने आप को पीछे नहीं देखेगा, और कोई भी मिल नहीं सकता है। चाहे चीन, अगर हम ये कहें कि चीन, अमेरिका, रूस मिलकर के भारत को अलग, ये नहीं होएगा।
भारत इस समय प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से, अब क्योंकि हम 11 सालों से उनको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, क्या सोच रहे होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के इस खतरे को देखते हुए? क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मेहनत की है और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। कोरोना के बाद से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा था और वहां से उसका पैसा बन रहा था, लेकिन जब पिछले 6 महीने से उसका वो पैसा जा रहा है, रोजगार का संकट हमारे सामने है ही, जो थोड़े बहुत लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे उनका वो पैसा भी रुक गया है। प्रधानमंत्री इस समय क्या सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऐसा करूं, मैं किस देश के साथ अपने संबंध बेहतर करूं, या फिर मैं अपने स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या बदलाव करूं कि मेरी डिफेंस की जो ताकत है वो भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना हो और मेरी इकोनॉमी भी बढ़ती रहे और दुनिया के देशों के साथ मेरा पंगा भी ज्यादा ना हो? क्या सोच रहे होंगे वो इस समय? देखिएगा, प्रधानमंत्री सबसे पहले तो जो बार बार बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, चाहे हम विश्व गुरु के तौर पर अपने आप को देखें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, सबसे अच्छे ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की बात करें, लेकिन आत्मनिर्भर जब हम अपने आप को कहते हैं, मकसद ये है कि कम से कम इन मैटर्स ऑफ सिक्योरिटी किसी के ऊपर निर्भरता ना हो। जो हमने देख लिया कि रूस जिस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजिकली और वेपनरी में एक इंडिपेंडेंट होने के नाते, चाहे वो ईरान से उन्होंने मदद ली हो, चाहे नॉर्थ कोरिया से उन्होंने मदद ली हो, जैसे भी हो, लेकिन 95% रूस जो था वो अपने आप पे निर्भर था, इसलिए वो 3 साल तक लड़ सका। जबकि 32 देशों ने यूक्रेन का साथ दिया, पर यूक्रेन के आदमी थे, पर यूक्रेन टिक नहीं पाया। तो आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी। यानी प्रधानमंत्री सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ मैं जाऊं, दुनिया के देशों पर मेरी डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो, पहले भारत को इस दिशा में आगे बढ़ाऊं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, ये जिसके ऊपर और जब आप इकोनॉमिकली आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप आर्थिक जैसे बढ़ेंगे, आपकी मिलिट्रीली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। आपका आर्थिक स्ट्रांग, मिलिट्री स्ट्रांग, आर्थिक और मिलिट्री स्ट्रांग, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग, आर्थिक स्ट्रांग, मिलिट्री स्ट्रांग, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग। सो ऑटोमेटिकली ये सबसे इंटरकनेक्टेड है भाई। इस सब इंटरकनेक्शन में सबसे ऊंचा जो है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी का 6.5%, 7% से कम नहीं होना। चीन लगातार 10% की तादाद से 30 साल बढ़ा, इसलिए आज यहाँ पहुंचा है। तो भारत कम से कम, अगर बाकी देश अब नहीं, हम तो लेट हो गए हैं, 6.5%, मैं कहूँगा 6.5% इज इजीली अटेनेबल। 6.5 to 7% इज नॉट डिफिकल्ट। वो से हम बढ़ते रहेंगे तो भी अपनी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉट विद द व्यू कि बहुत ज़्यादा फर्क हो सेकेंड और थर्ड में, वो नहीं होना चाहिए। चाहे फर्स्ट एंड थर्ड भी अगर मिल जाता है तो सेकंड को दिक्कत तो होगी ना। तो थर्ड ऑल्सो शुड बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनली अंदरूनी भी हम लोगों को सुरक्षा, लोगों के बीच में जो है, जब बार बार जो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक देश के अंदर सब लोग एकजुट नहीं मिलके नहीं रहेंगे, सबको लगना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हम सब कर सकते हैं। हम हमारे ये नहीं, हमारे क्या साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, पर हम उस हमारे में वो काबिलियत है, हम उस मकाम पर पहुंच सकते हैं, हम अच्छा खा सकते हैं, हम अच्छा रह सकते हैं, हम अच्छा स्कूल में जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हम सबको नौकरी मिल सकती, वो काबिलियत भारत में है। इसलिए भारत जो है पुरानी एक सभ्यता है कि नहीं? वो जब तक, क्योंकि पुरानी सभ्यता है, हमारे हिम्मत है, हमारे में दम है, वो काबिल, इसलिए तो लोग जलते हैं, इसलिए तो लोग भारत को आगे आने नहीं देते। चाहे तरह तरह के कांड कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे कि भारत जो है आगे ना जाए। हमारे में वो काबिलियत है। अगर नेतृत्व देश का तगड़ा हो और वहाँ पर स्थिरता हो, आप देख सकते हैं 10-12 साल में नेतृत्व तगड़ा है, भारत की आर्थिक स्थिति भी बढ़ रही है, भारत मिलिटरीली भी तगड़ा हो रहा है, इकोनॉमिकली भी तगड़ा हो रहा है, लोगों का विश्वास भारत के ऊपर बढ़ रहा है, ट्रस्ट। अगर G20 आप होस्ट करते हैं, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व की बात करते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से अफ्रीका के देश को जैसे उन्होंने लिया, किस तरह से झप्पी पाई, तो उनको भी लगता है ये जो रंग है, ये एक रंग तगड़ा भी है, क्योंकि वो सबको लेने की काबिलियत रखता है और सबको साथ में। तो मुझे लगता है भारत में जो है बहुत ज़बरदस्त है, और वो काबिलियत हम लोगों ने छोड़नी नहीं चाहिए, जिसके लिए नेतृत्व तगड़ा होना चाहिए, लोगों के बीच में आपसी लोगों में विश्वास और आपसी लोगों में एक भाईचारा बहुत ज़रूरी है। अगर भाईचारा नहीं होएगा, सभी मिलकर के, मतलब अगर प्रोग्रेस करेंगे तो सबका ही प्रोग्रेस होगा। अगर हम कहेंगे कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को $25,000 सालाना मिलने चाहिए, तो सबको मिलने चाहिए।
ये नहीं कि एक कोई 200 ले रहा है और एक $25,000 ले, वो नहीं मंजूर। सबको कम से कम एक बेसिक स्टैंडर्ड में $10-15,000 का पर कैपिटा होगा तो सबको खुशी महसूस करता है। भारतीय एक ऐसा नागरिक है जिसको थोड़ा भी मिल जाए तो वो खुश रहता है, और वो खुशी अगर मिलती है उसके चेहरे पे दिखती है तो वो मेहनत तो करता ही है। कौन, आप बताएं मुझे कौन सा ऐसा देश है जो गरीब हो? आप अफ्रीका में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, गरीब आदमी जो है आपको पत्थर मारेगा, आपको बंदूक दिखाएगा, बोलेगा वॉलेट ऑफ योर लाइफ। भारत में वो ठक ठक करता है, गाड़ी में भीख मांगता है, पर आपकी जान नहीं लेता है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो है भारत की जो एक स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और भाईचारा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सबको लेकर के चलने की जो काबिलियत है। और मुझे लगता है जब तक भाई भतीजावाद नहीं होगा ना, देयर शुड बी नो करप्शन। इट शुड बी, इफ यू आर टैलेंटेड यू विल गेट इट, यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट, चाहे कहीं का भी हो, कि उसकी पैदाइशी कैसी भी हो। वी शुड नॉट वरी, वो अच्छा है, आगे आएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे रख रहा हूं कि आप क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, अगले 6 महीने के लिए अगर आप कोई 2, 3 या 4 प्रेडिक्शन करना चाहें जो आपके ऑब्जर्वेशन से आपको लगता है कि अब दुनिया में ये बदलाव होते हुए नजर आएंगे, कोई 2, 3 या 4, चाहे वो भारत के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के अगले फैसले हो, पुतिन के हो, यूक्रेन हो, इजराइल हो, आपको क्या लगता है अगले 6 महीने या साल 2025 में क्या घटनाएं आपको आगे घटती हुई नजर आ सकती हैं जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में? देखिएगा, एक तो मुझे लगता है कि इजराइल और हमास को लेकर के ये इतना आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कितना भी ट्रंप ने जैसे कहा है कि गाज़ा आप खाली करें, इजिप्ट ले ले, कुछ जॉर्डन ले ले, ये तो नहीं होगा। फ़लस्तीनियों के साथ ये चलता रहेगा। जंग उस स्केल पर भले ही नहीं चलेगी, लेकिन चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं पर अगर या तो मिडिल ईस्ट के सारे मिल करके कहें कि यहूदियों को यहाँ रहना है, अगर ये सोचे कि यहूदियों को सबको समुद्र में ही फेंकना है, तो यहूदी भी समुद्र में नहीं फेंक के जा सकते और ना ही यहूदी इनको मार सकते। तो ऐसे हालात में कम से कम मिडिल ईस्ट, जहाँ पे पूरा तेल, एनर्जी जो है वो सब वहीं से फ्लो होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे स्थिरता होनी चाहिए। मुझे लगता है वैसे ही यूक्रेन और रूस के बीच जो है जंग हल्की हो जाएगी, मतलब गोलियां नहीं चलेंगी, चाहे वो तनाव रहेगा, तनाव बरकरार रहेगा, लेकिन रहेगा, पर वो तनाव को डील करने के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। गोलियां नहीं चलनी चाहिए, बातचीत बहुत ज़रूरी है। वैसे ही भारत और चीन, भारत पाकिस्तान, भारत और अपने इर्द गिर्द अपने देश हैं, एस्केलेशन नहीं दिखता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम लोगों को सबको साथ में ले चलना ही होगा। ऑप्शन नहीं है कोई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जंग को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय, किसी की इकोनॉमी जंग अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि युग बातचीत का है, ये लड़ाई का नहीं है, तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि बातचीत से ही, क्योंकि आफ्टर ऑल अब लड़ते क्यों हैं? लड़ने के बाद भी तो टेबल पे आकर के बातचीत करनी है। यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, पर आखिरकार तो टेबल पर आकर बातचीत ही करनी पड़ती है। तो शुरुआत में ही जो अनबन है, अगर बातचीत से संभल जाए, लोगों की जान जाए बिना अगर बात समझ आ जाए तो बेहतर, बहुत बेहतर है। क्योंकि जंग जो है आपको कम से कम, अगर कोई भी देश हो, कम से कम 20-25 साल पीछे ले जाता है, और वहीं उस पर आना, तो आप समझ, अगर अमेरिका ने $100 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं और जंग में रखा है, और यही $100 बिलियन अगर बाकी लोगों में बांट दिए जाते, या कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अच्छा पानी पीने के ऊपर, इसके ऊपर अगर खर्च किया जाता, तो शायद लोगों का रहने का स्तर ऊंचा होता, लोग और खुश होते। अब तो गरीबी और होगी। उस देश को भी तो बढ़ाना है, जो उनकी इकोनॉमी $100 बिलियन खर्च करके तबाह कर दिया, गाज़ा को तबाह कर दिया। गाज़ा भी तो उठेगा आज नहीं तो कल, मतलब खर्चा तो होगा ना, कई दशक लग जाएंगे, तो बहुत दशक लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है बातचीत के द्वारा, और वो स्थिति ना हो। और जो हम लोग बार बार, मैं कहूँगा, भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे लोग कुछ भी कहें। बिकॉज भारत एक, देयर इज डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी को इकट्ठा रखने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ वेरी एसेंशियल। क्योंकि हर एक के, और आज़ादी है, लोकतंत्र है, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, जो जिसके मन में आता है वो बोल देता है। तो थोड़ा सा हम लोग को बस संयम रखना चाहिए एक दूसरे के बारे में बोलने। बड़ी अच्छी बात आपने लोकतंत्र को लेकर कही है। बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र को वो बचा कर रख नहीं पाए।
और भारत के लोगों को शायद इस मामले में भारत की ही तारीफ करनी होगी कि हमने इस लोकतंत्र को इतना खूबसूरती से सहेजा हुआ है। हमारे देश में इतने अच्छे तरीके से चुनाव होते हैं और जनता की चुनी हुई सरकारें हम पर राज करती हैं, और एक तय वक्त के बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर सरकारें बदलती हैं, यानी कि कंट्रोल अब भी लोगों के हाथ में है, और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया की बातों को इतनी आसानी से आसान भाषा में, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।